नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 7 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त 2022 के अपने उस फैसले को वापस ले लिया जिसमें बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 के कुछ प्रावधानों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक माना था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अपने 23 अगस्त 2022 के फैसले को वापस ले लिया जिसमें बेनामी संपत्ति के लेन देन पर प्रतिबंध कानून के 2 प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया जो ऐसे ट्रांजैक्शन एवं अधिकारियों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण पर रोक लगाते हैं। फैसले पर पुनर्विचार की केंद्र की याचिका की अनुमति प्रदान करते हुए प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश NB रमणा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ द्वारा सुनाया गया फैसला वापस ले लिया। अब आप जाकर के पॉलिटी के अपनी बुक में रिवाइज कर लीजिएगा जो पुनर्विचार वाला जो सुप्रीम कोर्ट खुद अपने डिसीजन पर रिव्यू करती है उससे जुड़े हुए प्रोविजन को रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है वहां से। वर्ष 2022 के फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि बेनामी संपत्ति के लेन देन पर प्रतिबंध कानून 1988 की धारा 3(2) और 5 स्पष्ट रूप से मनमानी होने के कारण असंवैधानिक है। एक तरफ जहां धारा 3 बेनामी लेन देन पर प्रतिबंध से संबंधित है वहीं धारा 5 अधिग्रहण योग्य बेनामी संपत्ति से संबंधित है। शीर्ष अदालत शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तुत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उन दलीलों से सहमत हो गई कि तत्कालीन पीठ के समक्ष इन 2 प्रावधानों की वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी। साथ ही पीठ ने कहा कि वर्ष 2022 का फैसला जिस दीवानी अपील पर सुनाया गया था वह नए सिरे से सुनवाई के लिए बहाल हो जाएगी जिसके लिए पीठ प्रधान न्यायाधीश नामित करेंगे। अगस्त 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेनामी कानून एवं तिथि से लागू नहीं होगा यानी रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू नहीं होगा। जिस डेट से ये कानून बना है उस डेट से लागू होने को रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। शीर्ष अदालत इस कानूनी सवाल पर विचार कर रही थी कि बेनामी लेन देन संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में संशोधित 1988 का कानून क्या आगे की तिथि से लागू होगा। वर्ष 2022 का फैसला केंद्र सरकार की अपील पर सुनाया गया था जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि संशोधन अधिनियम आगे की तिथि से लागू होगा। केंद्र की दलील थी कि 2016 का कानून पूर्व तिथि से लागू होगा यानी रेट्रोस्पेक्टिव। उल्लेखनीय है कि बेनामी कानून ऐसे लेन देन पर प्रतिबंध लगाने एवं बेनामी घोषित संपत्तियों को रिकवर करने का अधिकार लागू करने के लिए बनाया गया था। इसमें 3 वर्ष की जेल या जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 5 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केरल के पहाड़ी जिले में बदलते क्लाइमेट पैटर्न ने इसके कृषि क्षेत्र के लिए खतरा पैदा कर दिया है। वाइल्ड एनिमल्स यानी वन्य जीवों और मालाबारी तोते और घोंघे जैसे जीवों के आक्रमण से हुई फसल के नुकसान के बीच इडुक्की के किसान अब धब्बेदार टिड्डों के संक्रमण के खतरे से जूझ रहे हैं। टिड्डे छोटे सींग वाले होते हैं जिनकी आदत बहुत अधिक प्रवासी वाली होती है। वे बहुरूपता और बहुत अधिक खाने वाले होते हैं। वे झुंड और हॉपर बैंड यानी निम्फाल समूह बनाने में सक्षम होते हैं। वे प्राकृतिक और खेती की गई वनस्पतियों को भारी तबाही पहुंचाते हैं। अगर बात करें तो ये वास्तव में सोए हुए दिग्गज की तरह होते हैं जो कभी भी भड़क सकते हैं और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं जिससे भोजन एवं चारे की राष्ट्रीय आपात की स्थिति पैदा हो सकती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। रक्षा मामलों की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी यानी संसद की स्थायी समिति ने इस वर्ष के लिए 17 विषयों पर विचार विमर्श किया है जिनमें भारतीय सशस्त्र बलों की हाइब्रिड वॉरफेयर से निपटने की तैयारी भी शामिल है। जानकार सूत्रों के अनुसार समिति के सदस्य और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नॉन काइनेटिक वॉरफेयर यानी गैर गतिज युद्ध के बढ़ते खतरे पर विस्तार से बात की और रूस यूक्रेन एवं इजराइल फिलिस्तीन संघर्षों का उदाहरण दिया जहां इन तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। काइनेटिक वॉरफेयर यानी गतिज युद्ध का मतलब आमतौर पर सेना द्वारा कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल करना होता है। नॉन काइनेटिक वॉरफेयर एक विकसित अवधारणा है। यह सामान्य सैन्य रणनीति से परे है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वार, साइबर वार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वार, साइकोलॉजिकल वार यानी मनोवैज्ञानिक स्तर पर और आर्थिक युद्ध आदि शामिल हो सकते हैं। ये युद्ध इस युग की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें नॉन मिलिट्री स्टेक होल्डर यानी गैर सैन्य हितधारक भी शामिल हो सकते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी।
न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने लेडी जस्टिस की एक नई प्रतिमा का अनावरण किया है जो उस इमेज या छवि को पुनः परिभाषित करती है। आमतौर पर एक आंखों पर पट्टी बंधी महिला एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार पकड़े हुए होती थी, जो एक दुनिया भर में लीगल प्रैक्टिस यानी कानूनी प्रैक्टिस का पर्याय है। न्यायाधीशों की लाइब्रेरी में नई 6 फुट ऊंची प्रतिमा साड़ी पहने एक महिला की है जिसकी आंखों पर पट्टी नहीं है। वह तराजू पकड़े हुए है और तलवार की जगह भारत के संविधान की एक प्रति पकड़े हुए है। शास्त्रीय प्रस्तुति में आंखों पर पट्टी को इम्पार्शियलिटी ऑफ जस्टिस यानी न्याय की निष्पक्षता का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकप्रिय रूप से समझा जाता है, जबकि निर्बाध दृष्टि वाली प्रतिमा का अर्थ है कि लॉ इज नॉट ब्लाइंड यानी कानून अंधा नहीं है, यह सभी को समान रूप से देखता है। सामान्य कानूनी प्रणाली के साथ जो भारत की न्यायपालिका के कामकाज के आधार के रूप में कार्य करना जारी रखती है। ये ब्रिटिश राज ने लेडी जस्टिस की प्रतिमा का अनावरण किया था, उस दौरान ये प्रस्तुत की गई थी। यह इमेज या छवि अभी भी देश भर के न्यायालयों में मौजूद है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 19 अक्टूबर को सुबह करीब 10:30 बजे नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक यानी राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। मिशन कर्मयोगी को सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था और तब से इसने काफी प्रगति की है। यह एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ भारतीय लोकाचार में निहित भविष्य के लिए तैयार सिविल सर्वेंट यानी सिविल सेवा की कल्पना करता है। NLW यानी नेशनल लर्निंग वीक, जिसको राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह बोला जा रहा है, अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन होगा जो सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास की दिशा में नई प्रेरणा प्रदान करेगा। यह पहल सीखने एवं विकास के लिए एक नई प्रतिबद्धता को प्रेरित करेगी। NLW यानी नेशनल लर्निंग वीक का उद्देश्य एक सरकार द्वारा एक संदेश संप्रेषित करना, सभी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ना एवं आजीवन सीखने को बढ़ावा देना शामिल है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था। इन्वायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये कि केंद्र सरकार ने स्टील प्रोडक्शन में हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए 3 पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य स्टील मैन्युफैक्चरिंग हरित हाइड्रोजन के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की पहचान करना, हाइड्रोजन आधारित स्टील प्रक्रियाओं के सुरक्षित संचालन का प्रदर्शन करना, कम कार्बन वाले आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन के लिए तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता को प्रमाणित करना। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2023 को वित्त वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रारंभ किया गया था। मिशन के लक्ष्य में शामिल स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को प्रेरित करना, अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण डीकार्बनाइजेशन हासिल करना, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करना, भारत को हरित हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी और मार्केट में अग्रणी के रूप में स्थापित करना, ये सब शामिल है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को पर्सनल लॉ यानी व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है और बच्चों से जुड़ी शादियां पसंद का जीवन साथी चुनने की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन करती है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पार्डीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने देश में बाल विवाह रोकथाम कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। फैसला सुनाते समय मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि पर्सनल लॉ को बाल विवाह रोकने के उद्देश्य राष्ट्रीय कानून के क्रियान्वयन में बाधा नहीं पैदा करना चाहिए। अधिकारियों को बाल विवाह रोकथाम और नाबालिगों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जबकि अपराधियों को अंतिम उपाय के रूप में उनको दंडित करना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि बाल विवाह निषेध कानून में कुछ खामियां हैं अभी भी। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह को रोकने एवं समाज से उनका उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था और ये अधिनियम 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम का स्थान लिया था, याद रखिएगा। साथियों, आज के चोटी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।